बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना मोहम्मद आमिर। आज हम फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे, जिसमें फंक्शन का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और डोमेन रेंज की डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स वगैरह शामिल होंगी। तो ये जो लेक्चर है आज का, वो आप लोगों के एक तो इंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, दूसरा आप लोगों के एग्ज़ाम्स या फिर कोई यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं फंक्शन का। फंक्शन के इंट्रोडक्शन में अगर हम ये देखें कि फंक्शन है क्या चीज़ और इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि फंक्शन एक ऐसा टूल है जो कि एक रियल वर्ड को मैथमेटिकल टर्म में डिस्क्राइब करता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। और सबसे पहले फंक्शन को लेबनीज़ ने इंट्रोड्यूस कराया था। लेबनीज़ जो कि जर्मन का एक मैथमेटिशियन था, लेबनीज़। ओके, अब क्या करते हैं हम, इसका कॉन्सेप्ट अगर देखें कि कैसे रियल वर्ड को मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक स्क्वायर है, लेट के हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। इसमें साइड्स होती हैं लेंथ, एक्स ले लें अगर फ़र्ज़ करें हम, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू एक्स टाइम एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर एरिया डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर। और लेबनीज़ ने भी यही चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कि रियल वर्ल्ड के अंदर हर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह एरिया उसकी लेंथ पे, वॉल्यूम उसके रेडियस पे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। इसी तरह हर क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी नोटेशन पर आते हैं कि फंक्शन की नोटेशन क्या होगी। अब फंक्शन की नोटेशन एफ ऑफ एक्स टू वाई, ये नोटेशन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? इसका नाम था एलर। और एलर जो है वो एक स्विस का मैथमेटिशियन था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है ताकि एमसीक्यूज़ में आप लोगों की हेल्प हो सके। एफ ऑफ एक्स टू वाई, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि x क्या होता है और y क्या है। वैसे यहाँ पर x और y जो है ना वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। x भी एंड y भी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ओके, अब फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो किस तरह इसकी डेफिनेशन करेंगे। फंक्शन एक ऐसा करेस्पॉन्डेंस है दो सेट्स का, जिसमें एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई, मैं एक ना यहाँ पर नोटेशन लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक रिलेशन है। और रिलेशन फंक्शन कब होता है ये मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ अभी, ठीक है। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू मीन के y किसके इक्वल होता था, f ऑफ x के, जिस तरह ईलर ने बताया था y इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर मैं x की कोई एक वैल्यू पुट करता हूँ फंक्शन में, तो अगर हमें आंसर उसका एक ही मिलता है, मीन के 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर सिर्फ एक आंसर मिल रहा है, यानी एक इनपुट देने से एक आउटपुट मिले। तो ये एक रिलेशन था जो कि अब फंक्शन बन गया है, ठीक है। और कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन नहीं होगा, तो ये भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ देखें, मेरे पास एक y इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रूट, और y एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट
तो जब 4 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो वो आंसर आता है प्लस का 2 और माइनस का 2। मीन के हमारे पास इनपुट एक थी 4 और आउटपुट हमें 2 मिल रही हैं, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। अब 4 का यानी कि आंसर 2 भी आ रहा है, 4 का -2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर सेट ए के एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, तो इसे हम फंक्शन कहते हैं। अगर इस तरह नहीं है तो ये एक रिलेशन कहलाएगा, फंक्शन नहीं होगा। इसकी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2। ओके, तो ए का जो आंसर है वो 1 है, बी का आंसर 2 है। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई एक रह जाए सेट ए के एलिमेंट में, इन दोनों में एक करस्पोंडेंस है, मीन के रिलेशन है। तो अगर सेट ए के यानी इसे कहते हैं इनपुट्स, ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट वैल्यू है और ये आउटपुट है जो हमें आंसर मिलता है लास्ट में, ठीक है। यानी कि ये y का आंसर है और ये x है, ये समझ लें आप। तो अब देखें कोई सेट ए का कोई एक एलिमेंट मिस हो जाए, सी का कोई भी इमेज सेट बी में नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। सेट ए के किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज हों तो भी ये एक फंक्शन नहीं होगा। मतलब ए का आंसर 1 भी आ रहा है, ए का आंसर 2 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर सी का आंसर, हाँ यहाँ पर ये है कि ए का आंसर भी 1 है, सी का आंसर भी 1 है, ये हो सकता है। लेकिन जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हों, उसके 2 आंसर नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये था फंक्शन का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे। अच्छा, कोई फंक्शन के एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों के सामने शो करा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं हम x² + 5x + 6। तो इसमें जो x है हमारे पास ये होता है y के इक्वल, y इक्वल टू f(x). तो x जो है वो होती है इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये y जो है वो x पर डिपेंड करता है, x की जो वैल्यूज़ चेंज करते रहेंगे तो y का भी आंसर चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर देखें, इसमें अगर मेरे पास f(x) इक्वल टू 4x² + 1 है, तो x होती है इनपुट वैल्यू। इनपुट मतलब जो हमें गिवन होगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो आपने x की जगह पे 4 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 1। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 + 1, तो 16 × 4 64 + 1, तो आंसर आ गया 65। तो देखें x की सिर्फ एक वैल्यू थी हमारे पास, इनपुट एक था तो आउटपुट भी एक ही मिल रहा है। और ये 65 किसका आंसर है, f(x) मीन के y का आंसर है, और y का आंसर जो होता है वो आउटपुट होता है। और यही हमारे पास हमने चेक करना है कि अगर एक इनपुट की वजह से एक आउटपुट मिल रहा है तो ये फंक्शन होगा। अब हम फंक्शन की डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो अगर मेरे पास f(x to y) ये एक नोटेशन थी फंक्शन की जो कि ईलियर ने दी थी। ओके, इसमें जो x है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं डोमेन, और y जो होगी वो होगी हमारे पास रेंज। रेंज को हम इमेजेस भी कहते हैं, ठीक है, मतलब उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना वो इमेज होंगे, और डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे उसे हम कहते हैं प्री इमेजेस। तो ये 2 वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी। मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें ये एक सेट था x और एक है y, तो इसमें a b c है, इसमें 1 2 3 है और इनमें एक रिलेशन है, ठीक है। अब जो सेट x है इसके जो एलिमेंट्स हैं a b c,
ये हमारे पास होंगे डोमेन, ठीक है। और इसे हम परी इमेजेस भी कहेंगे, परी इमेजेस। और परी इमेजेस, अब जो y के एलिमेंट्स हैं इसे हम बोलते हैं इमेजेस, या फिर हम इसे रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा एक और वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर ना, कोडोमेन का। वो क्या होता है, चलें वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, अगर ए का आंसर एक तो हमारे पास 1 आ रहा है, और बी का आंसर 2 आ रहा है, और सी का आंसर हमारे पास आ रहा है 1, तो यहाँ से 3 मिस हो गया। तो अब इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो क्या होती हैं। अब डोमेन तो होगी ये तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, ए बी सी, ये होगी डोमेन। अब कोडोमेन क्या होती है, सेट वाई के तमाम एलिमेंट्स, ये 1 2 एंड 3, ये होते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। लेकिन अब जो इमेजेस हैं, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज भी 1 है। अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 3 हो, ठीक है। तो जो इमेजेस है ना 1 एंड 2, सिर्फ जो आंसर आ रहे हैं वो हमारे पास होंगी रेंज। तो ये तीनों चीज़ों का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। अब हम डोमेन और रेंज की कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जो कि फंक्शन की टाइप्स में से ही ले लेते हैं, ताकि हर टाइप की हम क्या कर सकें, वो डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अलजेब्रिक फ़ंक्शन की बात करूँगा। अलजेब्रिक फ़ंक्शन में हमारे पास पॉलिनोमियल फ़ंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फ़ंक्शन क्या होता है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नोट। तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स होती है, ठीक है। इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। ओके, ये ऑल रियल नंबर्स आ गई इसकी डोमेन। और जो इसकी रेंज होगी, वो रेंज क्या होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या आप ऑल लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। इसके अलावा इस पॉलिनोमियल में से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वो पूछे कि इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री है इसमें, हाईएस्ट पावर जो होती है वो इसकी डिग्री होती है, n इसकी डिग्री होगी। और हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशेंट होता है उसे हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशेंट, लीडिंग कोफिशेंट, और वो है हमारे पास an। an डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। और अगर ये an डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है हमारे पास उसकी डिग्री n है, और जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो है an। इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, p ऑफ x इक्वल टू 4x की पावर 5 प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें जो डिग्री होगी वो होगी, हाईएस्ट पावर 5 है, और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसे हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, वो है 4। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की थी, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हम लीनियर फंक्शन की बात कर लें, कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, हमारे पास अगर एक फंक्शन है जिसमें a1x प्लस a नोट, तो x की पावर अगर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर फंक्शन होता है। डिग्री 1 है इसमें, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, वो है a1। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन भी और इसकी रेंज भी
लीनियर फंक्शन की वो ऑल रियल सेट होगी, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज़ होगी। ऑल रियल वैल्यूज़ को हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें इस इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। और इसे हम बोलते हैं, अगर 2,3 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ मीन के 2.5, 2.6, 2.1, 2, 3 ये सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होंगी। और इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओके, नेक्स्ट अब हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास अगर f ऑफ x है इक्वल टू आ जाता है a0, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री है वो 0 होगी और उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो a0 होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो डोमेन होगी, अब डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल वैल्यूज़, क्योंकि कुछ भी पुट किया जा सकता है। डोमेन क्या होती है कि ऐसी वैल्यूज़ जो किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन रखें, ठीक है, यानी अनडिफाइंड ना होने दें। और अनडिफाइंड में मतलब ना इन्फिनिटी बना है ना ही आयोटा, ठीक है। और आपको ये पता है कि आयोटा उस वक्त बनता है जब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास माइनस की कोई वैल्यू आ जाए, और इन्फिनिटी उस वक्त बनता है जब हमारे पास ऊपर यानी कि नोमिनेटर में कोई वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो मतलब डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो बन रहा है तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन चीज़ों से हमने बचना है, बाकी तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं इसमें। इसी तरह इसकी जो कांस्टेंट की डोमेन थी वो ऑल रियल वैल्यूज़ थी। ऑल रियल वैल्यूज़ को हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी अगर हम रेंज देखें, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, सेम वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर a0 है तो a0 ही इसकी रेंज होगी, क्योंकि इसमें x है नहीं। अगर हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करते तो चेंज होता ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास आंसर जो मिलेगा वो a0 ही मिलेगा। तो ये इसकी रेंज हो गई। एक और फंक्शन हमारे पास जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। मीन के x ही अगर वेरिएबल है और सिर्फ दूसरी साइड पर हमारे पास x ही हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ t इक्वल टू अगर t आ जाए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और उसकी रेंज सेम इटसेल्फ होगी। मतलब जो फंक्शन गिवन होगा x है तो x ही इसकी डोमेन है, x ही इसकी रेंज है। ओके, अब हम एक रैशनल फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो आपको पता है कि रैशनल फंक्शन में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, और डोमेन ऑल वैल्यूज़ जो कि फंक्शन को डिफाइंड रखें। तो डोमेन क्या होगी, मीन के हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x डज नॉट इक्वल टू 4, तो मतलब x की वैल्यू आपने 4 पुट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप 4 पुट करते हैं 4 माइनस 4 डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा और वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है डोमेन क्या होती है, ऑल रियल वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 4 के अलावा आप हर वैल्यू पुट कर दें, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, लेकिन 4 पुट नहीं करना। अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। मीन के ये बन जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4,
डिनोमिनेटर में x-4 है, x-4 से x-4 कैंसल, तो बाकी का जो आंसर आया हमारे पास फंक्शन का वो आ गया x+4। अब इस फंक्शन में हमने जो x = 4 पुट नहीं करना था ना, आप वही 4 पुट करके देखें तो वो आ जाएगा आंसर 8। तो इसका मतलब है क्योंकि 4 हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि उससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर हम 4 पुट करते हैं तो उससे आंसर आता है 8। तो इसका मतलब है हमें 8 नहीं मिलेगा क्योंकि हम 4 पुट नहीं कर सकते, तो 8 आंसर भी नहीं मिलेगा। तो हम इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 8। तो 8 के अलावा आपको तमाम आंसर मिल जाएंगे लेकिन 8 नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 उस वक्त आंसर आता है जब यहाँ पर 4 पुट किया जाए, तो 4 हमने पुट करना नहीं है। ओके, तो ये होगी हमारे पास एक रैशनल फंक्शन की एग्जांपल। इसी तरह आप कोई भी इसकी एक एग्जांपल ले लें और उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर रूट वाली। कोई एक फंक्शन है मेरे पास x² - 4 का स्क्वायर रूट। अगर हमने इसकी डोमेन और रेंज चेक करनी है तो डोमेन वो वैल्यूज़ होती है जो फंक्शन को डिफाइन रखे, और स्क्वायर रूट के अंदर अनडिफाइंड उस वक्त होता है x² - 4, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन जाए, हमने माइनस नहीं बनने देना। इसका मतलब है चाहे वो 0 बन जाए या 0 से ग्रेटर हो, लेकिन माइनस ना बने, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो आ जाएगी +-2। तो अगर आप +2 पुट करते हैं 4 4 - 4 0, -2 पुट करते हैं 4 4 - 4 0, तो इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं आ रही ना। और इसको अगर हम रियल लाइन के ऊपर लिखते हैं तो ये बनती है ये +2 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर है -2 टू ये इन्फिनिटी। 2 इंक्लूड है, ठीक है, +2 इंक्लूड है, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है इन्फिनिटी वाला ओपन इंटरवल होगा, 2 इंक्लूड था इसलिए क्लोज इंटरवल। इसी तरह -2 ये खुद इंक्लूड है -2, और ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो -इन्फिनिटी ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को हमने लिखना किस तरह है डोमेन में, वो लिखते हैं -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी हो जाएगी डोमेन। अब रेंज क्या होती है, तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि स्क्वायर रूट में जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तो उसकी जो रेंज होगी ना वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, क्योंकि नेगेटिव तो होंगी नहीं। नेगेटिव के अलावा जो आंसर आएगा हमारे पास वो या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो ये आपका हर जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाला कोई फंक्शन होगा उसमें उसकी रेंज 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है जी पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे चेक करते हैं। पीस वाइज फंक्शन अगर हमारे पास गिवन हो f(x) 6x + 7 और 4x - 3, इसे बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, -2 < x। तो ये पीस वाइज फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज चेक करनी है। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वो ये है कि जब किसी पीस वाइज फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, जो उसकी डोमेन होती है सेट ऑफ x वैल्यूज़, वो उसकी क्या होती है, डोमेन होती है। सेट ऑफ x वैल्यूज़ का मतलब है कि -2 इंक्लूड है, -2 से लेस भी है, -2 से ग्रेटर भी है, तो इसका मतलब है ऑल रियल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, मतलब इसको लिखते हैं -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर हम ये देखें कि -2 से लेस कौन से होंगे, -2 और ये -इन्फिनिटी टाइम, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। और इसी तरह फिर आगे देखें, यूनियन कर लें
-2 से ग्रेटर देन होंगे। सॉरी, ये ओपन इंटरवल कर लें क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन सेट देखें तो -∞ टू +∞ हो जाएगा, यही वाला डोमेन इसकी हो जाएगी। हमारे पास जो फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू 6x + 7, इसकी रेंज फाइंड करते हैं। अब रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका ग्राफ बना लें। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है कि यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें तो ये f(x) का आंसर आता रहेगा। तो आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, ये वाली, मतलब -2 इंक्लूड होगा, ठीक है, और ये -2 से लेस भी, -2 से लेस मतलब -3 -4, ये 3 वैल्यूज़ पुट कर लें। जो आंसर आएगा आपके पास वो देखें। और इसके बाद फिर दूसरे फंक्शन हमारे पास है 4x - 3, इसमें भी आप इस तरह एक ग्राफ बनाएंगे। जो वैल्यूज़ आप, अगर फ़र्ज़ करो कोई वैल्यू मिस होती है इसमें से, ठीक है, इसका आंसर आ जाता है, फ़र्ज़ करें -12 + 7 -5, और इस तरह -4 भी आ जाता है, -3 भी आ जाता है। अगर इस तरह के आंसर आ रहे हैं और इस तरफ भी, तो इन सब का यूनियन सेट जो होगा वो हमारे पास रेंज होगी, ठीक है। इस फंक्शन को आप सॉल्व कर लेना। तो इसमें जो होगी, इस फंक्शन के अंदर जो रेंज होगी वो ऑल रियल सेट वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज़ का सेट होगा। मीन के आर भी लिख सकते हैं इसको, या फिर -∞ टू +∞, मतलब इसकी डोमेन और रेंज दोनों सेम होंगे। ये था एक पीस वाइज फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देख लेते हैं कि उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास, अगर मैं साइन कोस टेन की बात करता हूँ तो साइन की जो डोमेन होती है वो होती है sin ऑफ x, cos ऑफ x, tan ऑफ x। तो पहले साइन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल रियल वैल्यूज़ होती है, ठीक है, आर आ जाएगा। लेकिन जो इसकी ये होगी, इसकी डोमेन DF डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसकी जो रेंज होगी RF रेंज ऑफ फंक्शन, वो होगी -1 टू +1, और ये दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल। ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब कोस की क्या होती है, कोस की भी यही सेम टू सेम है, इसकी ऑल रियल वैल्यूज़ इसकी डोमेन है, और इसकी जो रेंज होगी वो भी यही होगी -1 टू 1, लेकिन टेन में आके वो चेंज हो जाती है। अब टेन की जो डोमेन है वो क्या होती है, क्योंकि टेन की वैल्यूज़ अगर पाई के ऊपर, π/2 पर, वो अनडिफाइंड हो जाता है टेन। π/2 किस वक्त बनता है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x डज़ नॉट इक्वल टू, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 2n+1 इंटू π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 1 3 5, ये ऑड है ना हमारे पास, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हमारे पास वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि π/2 वो भी हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, और 3π/2 वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, 5π/2 ये सारे अनडिफाइंड हो जाएंगे। लेकिन जो इसकी रेंज है, टेन की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो ऑल रियल वैल्यूज़ होगी। मतलब आंसर इसका, क्योंकि हमने ऑड मल्टीपल्स पुट करने नहीं है, इसके अलावा जो पुट करेंगे उससे हमें ऑल रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये टेन की डोमेन और रेंज थी। इसी तरह अगर हम इनके इन्वर्सेस की बात करते हैं, साइन का कोसिकेंट है, कोस का सीकेंट है टेन का, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे वाले लिखता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, जिस तरह कोट की बात की थी हमने, साइन टेन की बात की थी, अब हम कोट की बात कर लें। अब कोट फंक्शन है हमारे पास एक, ठीक है, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होती है, मतलब देखना है कि कहाँ पर ये अनडिफाइंड होता है, तो उस वैल्यूज़ को रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है, x रियल वैल्यूज़ में से होना चाहिए, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि ये पाई के ऊपर अनडिफाइंड हो जाएगा,
तो इसका मतलब है n पाई के ऊपर हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। n हमारे पास 1 2 3 कोई भी पुट कर लें तो उससे जो हमें आंसर मिलेगा वो अनडिफाइंड मिलेगा। इसी तरह अगर हम इसकी रेंज फाइंड करें कोड की तो वो सेम टू सेम और रियल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, ये इसकी डोमेन और रेंज आ गई कोड की। अब इसके बाद सीकेंड की अगर हम बात करते हैं, सीकेंड ऑफ एक्स की, तो उसमें उसकी जो डोमेन होगी वो सेम टू सेम जिस तरह 10 की थी ना, ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, यानी कि 2n+1 ऑफ π/2 ये इसकी डोमेन होगी। और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज चेंज है इसकी। अब रेंज में क्या होगा कि 1 और -1 इंक्लूड होगा। ठीक है, ये आंसर आते रहेंगे, -1 और 1 इनके दरमियान में वैल्यूज़। ओके, अब लास्ट में जो है वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट की डोमेन और रेंज चेक करते हैं। इसकी जो डोमेन है कोसिकेंट की वो कोट की तरह है, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ पाई। कोई भी n की वैल्यू ले लें, n 1 2 3 कोई भी ले लें आप, तो वो उस फंक्शन को कोसिकेंट को अनडिफाइंड कर देगी। जबकि n क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है वो। लेकिन इसकी जो रेंज है इस फंक्शन की वो सेम टू सेम -1 to 1 हो गई। तो सीकेंड और कोसिकेंड की रेंज सेम होती है, साइन और कोस की डोमेन और रेंज दोनों सेम होती हैं, तो आपने ये याद रखनी है। इसी तरह जो अब डोमेन की बात करें कोट की और हमारे पास 10 की, ये डोमेन सेम होती है, सॉरी कोट की और कोसिकेंड की डोमेन सेम होती हैं, और सीकेंड की और 10 की डोमेन सेम होती हैं। तो ये आपने याद रखनी है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करते हैं, तो उसमें साइन हाइपरबोलिक है, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक है, और टेन हाइपरबोलिक अगर हम ले लें तो साइन की जो डोमेन है और रेंज वो सेम टू सेम है, मतलब डोमेन भी और इसकी रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज़ होगी। ठीक है, आर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -∞ टू +∞। और जो कॉज है हाइपरबोलिक, तो इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल वैल्यूज़ है। अगर हम इसकी सिर्फ डोमेन देखें तो ये ऑल रियल वैल्यूज़ होगी। लेकिन अगर हम इसकी रेंज चेक करते हैं तो रेंज होगी इसकी 1 से लेकर +∞, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स होगी। ठीक है, ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। ये कोस हाइपरबोलिक की रेंज होगी। इसके अलावा बाकी जो टेन हाइपरबोलिक, कोसिकेंट हाइपरबोलिक है, कॉट है और सीकेंट है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम रहती हैं। ठीक है, सेम रहेंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आप तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।